नमस्कार। टू दी पॉइंट विद आनंद वर्धन सिंह हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम है। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। ये भी हमारे क्लास फेलो ही हैं। हम लोग इकट्ठा पढ़े थे स्कूल में, और उसके बाद अनुपम चतुर्वेदी, ये फिर इन्होंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह किया लखनऊ से, और उसके बाद ये एक्सपोर्ट क्रेडिट कॉरपोरेशन में इन्होंने बहुत साल काम किया। तो इनकी एक्सपर्टीज बैंकिंग में और इंपोर्ट एक्सपोर्ट और एफडीआई वगैरह इसमें इनकी महारत हासिल है। इसके बाद ये डीजेड बैंक को भारत में लाए। एक तरह से इन्होंने इंडिया में इसको एस्टेब्लिश किया और उसके डायरेक्टर रहे, उसके प्रेसिडेंट रहे, और आजकल ये इंडो जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ये उसमें प्रेसिडेंट आजकल हैं और बैंक से ये जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अनुपम, जुड़ने के लिए, और धन्यवाद आपका। तो आज जो टॉपिक मैंने चुना है आनंद, वो बात करेंगे थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट पर, बेरोजगारी पर। ये बहुत बड़ा मुद्दा रिसेंटली बनता जा रहा है। मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूँ जिससे आप समझेंगे कि ये कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट बन चुका है। ये अभी हाल ही का 2 महीने पहले का सर्वे है जो दीवार ने छापा था। ये स्टैटिस्टिक्स ने इसको जारी किया है और डेटा, ये सरकारी डेटा ही उन्होंने दिखाया है। कितने लोग इस इलेक्शन में अनएम्प्लॉयमेंट को मुद्दा समझते हैं, ये 50% से ज्यादा हो गया है। पिछले साल अक्टूबर में ये करीब 37% के करीब लोग मानते थे, लेकिन 2-3 महीने में इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि आधी पॉपुलेशन, आधी यूथ पॉपुलेशन हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ा मुद्दा समझ रही है। ये प्राइस राइज से भी ज्यादा बड़ा मुद्दा बन गया है। अब मैं आपको आनंद 2 छोटे से क्लिप दिखाऊंगा जिसमें आपको ये पता चलेगा कि सरकार का रवैया इस बेरोजगारी को लेकर क्या है। मैं रोजगार के विषय में मैं स्पष्ट करना चाह रही हूँ, किसी के हाथ में डेटा नहीं है। जो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर डेटा है वो पूरे दुनिया का जो डेटा होना चाहिए वो नहीं मिलता। फॉर्मल सेक्टर में थोड़ा डेटा है, इनफॉर्मल सेक्टर में थोड़ा डेटा है, इसीलिए जो एनेक्डोटली सुनने में आ रहे वो लगातार उसको सामने कर। ये आपने देखा, ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ये अभी 2 दिन पहले का क्लिप है। ये ANI भारत पर ये अवेलेबल है पूरा। ये कहती हैं कि हमें यही नहीं पता है देश में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, हमारे पास डेटा नहीं है। इसी संदर्भ में जब इनसे और आगे सवाल किया गया तो इनका जवाब सुन लीजिए। ये भी एक छोटा सा ही क्लिप है। अगर हमारे देश के मंत्रियों को ही नहीं पता है कि देश में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इसका हम निवारण तो कर ही नहीं पाएंगे, कोई सोल्यूशन भी नहीं ढूंढ पाएंगे, हमें पता ही नहीं है कुछ। एक क्लिप और देख लीजिए। पिछले 12 महीने में क्या माननीय प्रधानमंत्री जी रोजगार मेला के द्वारा 10 लाख लोगों को उनका अपॉइंटमेंट चिट्ठी उनके हाथ में दिलाया नहीं है। जो PM मुद्रा लोन के द्वारा छोटे छोटे उनके अपने जॉब चलाने वाले उनको लोन के द्वारा उनको बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए मदद जो मिलता है वो उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्यों ना हो। ऐसे ही रेडी पटरी वाले में जो गवर्नमेंट गारंटी के साथ लोन मिलता है वो उनका अपना चलाते हैं, उनके साथ कोई और भी एम्प्लॉयमेंट में रहते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है। स्टार्टअप में आज 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर्ड है। उनको कुछ ना कुछ बैंक के व्यवस्था के द्वारा और सिडबी में फंड्स के द्वारा जो हेल्प हम कर रहे हैं, वो स्टार्टअप चलाने वाले का भी वो खुद बैठकर चला नहीं पाएंगे, उनके साथ कोई और का एम्प्लॉयमेंट भी होता है, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो ये आपने सुना उनकी टिप्पणी इसके बारे में। क्या हमारे पास पूरा डेटा नहीं है और बहुत तरह की एम्प्लॉयमेंट है और रेडी वाले भी हैं जिनको आप गिन नहीं रहे हैं। तो मैं सबसे पहले इनकी, मैं हर बात का खंडन कर सकता हूँ। एक मैं आपको स्लाइड दिखा के आनंद, फिर मैं आप पर आ रहा हूँ।
ये कहती हैं डेटा नहीं है। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम का ये साइट है, और इसमें सबसे पहले अगर आप देखेंगे की एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स फॉर 2023, ये पीडीएफ फाइल है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है। डेटा इन्हीं की हमारी सरकार के वेबसाइट पर अवेलेबल है और बिल्कुल अच्छी तरह अवेलेबल है। अप्रैल में मैं आपको फिगर्स बता दूं कि ये 8.7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया है, पिछले एक महीने में 1.5% बढ़ गया है। तो आनंद, मैं सबसे पहले आपकी इस पर टिप्पणी चाहता हूं कि ये हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। आनंद जी, थैंक यू सो मच। एंड अनुपम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम के बारे में एक बात और बता दूं कि ईसीजीसी में इनका जो सबसे बड़ा अचीवमेंट ये रहा कि इन्होंने अपनी एक बैचमेट से शादी की, तो वो शायद मेरे ख्याल में his biggest achievement of ECGC other than whatever he did during his वहाँ के रहने में। खैर, on a serious note, मुझे एक तो चीज ये लगती है कि मैं इसका पॉलिटिकल, मुझे जो ज्ञान है मैं वही कर सकता हूँ। निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री के पद पे बैठी हुई, और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि भाई वित्त मंत्री के पद पे दो तरह के लोगों को होना चाहिए। मेरी जो समझ है, एक या तो जो बहुत ही अर्थशास्त्री हो, जो इकोनॉमी को समझता हो, उसको कैसे हैंडल करना ये समझता हो, जिसमें मनमोहन सिंह वाज द फिटेस्ट पर्सन जो उसको बैठे थे। हो सकता है कि हम उनकी बहुत सी पॉलिसीज को क्योंकि हम मजदूर और उनके पक्ष में खड़े होते हैं, हमें ना ठीक लगता हो, लेकिन उनके पास एक लार्जर विजन था और दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं और कैसे आगे जाएंगे, ये एक विजन था। मैं इस पे एक आगे भी एक टिप्पणी करूंगा, लेकिन उससे पहले दूसरा, या तो वो व्यक्ति होता है जिसके पास नब्ज होती है आम आदमी कि भाई वहां क्या दिक्कत हो रही है। मैं उस बारे में एक नाम लूंगा, वीपी सिंह का। वीपी सिंह को समझ में आता था, उनके घर में उन्होंने अपने सार्वजनिक उसमें कहा था कि जब घर के गैस के दाम बढ़ते थे तो सीता देवी, उनकी जो महिला पत्नी थी, उनको दिक्कत होती। अब ये जो निर्मला सीतारमण जी कह रही हैं कि डेटा नहीं है, तो डेटा देने की जिम्मेदारी किसकी? मैं तो अभी इस पे आ रहा हूं कि है या नहीं है। हु इज रिस्पॉन्सिबल? इफ द कैबिनेट मिनिस्टर, इफ द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री सेज डेटा नहीं है, तो सारी जिम्मेदारी आपकी है। आप निकम्मे और अकर्मण्य हो अगर आपने ये काम नहीं किया। लेट मी बी, मतलब मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि इसको सॉफ्टली कहने की कोई जरूरत नहीं। दूसरा, ये कहती हैं कि मेरे पास रेहड़ी और पटरी। अब अगर आप कुछ इस तरह का, आपके पास डेटा नहीं है, आप महंगाई इसलिए पता नहीं, आप कहती हैं कि मैं प्याज खाती ही नहीं हूं इसलिए प्याज का दाम कहां जा रहा है ये मुझे नहीं, ये सब लेम एक्सक्यूजेस है। आप लोकसभा इलेक्शन लड़ने की हिम्मत नहीं करती, आप ये कहती मेरे पास पैसा नहीं है। आपकी पार्टी में आपके प्रधानमंत्री जिनके नेतृत्व, वो कहते हैं कि टेम्पो भर भर के पैसा आ रहा है। मैं बात को कहीं और नहीं ले जा रहा हूं, मैं सिर्फ ये ले जा रहा हूं कि इस देश में अगर कोई रेहड़ी पटरी वालों को भी एम्प्लॉयमेंट मानता है, तो भीख मांगने वालों को भी एम्प्लॉयमेंट मांग लेना चाहिए। क्योंकि इस देश के जो बड़े सिग्नल्स हैं, अनुपम बंबई में रहते हैं, आप हैदराबाद में रहते हैं और मैं दिल्ली रहा हूं बहुत वर्ष, आप जाके लखनऊ में भी किसी चौराहे पे भीख नहीं मांग सकते हैं, वो कॉर्पोरेटाइज हो गया है। उस चौराहे का ठेका है, उसका एक ठेकेदार है, और अगर आप कहीं नहीं वो भी एम्प्लॉयमेंट देता है, तो वो ठेकेदार बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट देता है, वो भिखारियों की लाइन लगी रहती है। आप किसी सिग्नल पे देख लीजिए। तो मेरा ये सिर्फ कहना है कि मैं अनुपम से ज्यादा समझना चाहूंगा इस विषय पे। ये सब एक्सक्यूजेस, लेट अस नाउ टॉक टुडे ऑफ सॉल्यूशंस। ये क्यों नहीं दे सकते हैं, क्यों नहीं है, ये आपका बड़बोलापन है, आप इसमें फेल हुए हैं। लेकिन अनुपम से जो मैं समझना ज्यादा चाहूंगा, और अजय आपसे भी, सोल्यूशन कहाँ, वेयर इज द आंसर? क्योंकि ये तो बहुत सुन लिया कि क्यों नहीं कर सकते। अनुपम। Thank you, Anand, and thank you for that introduction. मैं आपकी क्लैरिटी के लिए कह दूं कि अगर मैंने अपने मन की शादी करी तो एक हिम्मत का काम किया, जो हमारे समाज में उतना अभी उसका इम्पैक्ट नहीं है। मैंने वहीं पे डिक्लेयर कर दिया कि डाइवर्सिटी मुझे एक्सेप्टेबल है और डाइवर्सिटी एक चैलेंज है, और उसी से लिंक्ड हमारा एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर मेरे हिसाब से हमारा सोशल सिस्टम है, हमारा कास्ट सिस्टम है, जहाँ पे हर एक आदमी को ये बताया जाए कि तुम
ब्राह्मण होके वो काम नहीं कर सकते हो जो एक मिस्त्री को करना चाहिए। तो हमारा कास्ट सिस्टम एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है ये डिसाइड करने में कि आपको एम्प्लॉयमेंट एडिक्वेटली मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो भूखा घर बैठने के लिए तैयार है, लेकिन वो काम नहीं करेगा जो उसकी जाति को, उसकी कास्ट को एक्सेप्टेबल ना हो। सबसे बड़ा फर्स्ट टॉप मोस्ट इन माय लिस्ट, बिकॉज मुझे पॉलिटिकली ज्यादा ज्ञान नहीं है और शायद उस पर मैं ज्यादा बता भी नहीं सकता हूँ। दूसरा फैक्टर जो हमारा जैसे अजय ने पहले मेंशन किया था अबाउट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हमारा अगर आज का आप परिप्रेक्ष्य देखिए तो पूरी दुनिया आज चाइना +1 की बात कर रही है। उसको एक ऑल्टरनेट जगह चाहिए जहां पे इन्वेस्टमेंट किया जा सके। इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनके 2 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और 3 फैक्टर कह लीजिए। पहला है पॉलिटिकल विल, दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर फोर्स और एम्प्लॉयबल पीपल, और तीसरा है कि आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट विच इज एसेंशियली इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक्ड। अब जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है वहां तो हम कहेंगे गवर्नमेंट ने काफी काम किया है, मतलब उसने इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की दिशा में अपना जोर लगाया है। जहां तक बाकी 2 फैक्टर्स हैं उसमें हम बहुत ही पीछे हैं। आज को अगर मेरा ज्यादातर एक्सपोजर रहा यूरोपियन कंपनीज जो इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं उनके साथ, अगर आप देखिए तो वो सारे लोग अपना इन्वेस्टमेंट इंडिया में 5 गुना बढ़ाना चाहते हैं। उनकी ये उम्मीद है, जितने भी सर्वेस हुए वो 5 गुना बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पे लोग मिलते हैं लेकिन एम्प्लॉयबल नहीं है। पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़ाई करी है, इंजीनियरिंग करी है, वोकेशनल ट्रेनिंग करी है, मास्टर्स किए हैं, लेकिन वो एम्प्लॉयबल नहीं है क्योंकि उनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत कम है। तो उसमें हमारी जो एजुकेशन की नीति है उसमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर का इंक्लूजन बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि बहुत सी कंपनीज इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हैं जहां पे उन्हें अपने वर्क फ्लोज को पूरा ट्रेन करना पड़े। तो ये मेरे हिसाब से फैक्टर्स हैं इनिशियली। जी अनुपम, मैं आपको 2-3 डेटा स्लाइड और दिखाऊंगा और फिर मैं चाहूंगा आप आनंद और आप भी कमेंट करें। जो मैं वहीं से लेके चल रहा हूं जो निर्मला सीतारामन का बयान था, और ये उन्हीं का ही डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं। ये है स्टार्टअप फंडिंग। इसमें ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बट ग्राफ देख लीजिए। 2023 आने तक ये बिल्कुल हाफ रह गया है 2021 से। मतलब ये बढ़ा तो वैसे कभी भी नहीं था। 2021 में कोरोना पीरियड में ये काफी पैसा आ रहा था, उसके बाद ये डाउन हुआ है। ये एफडीआई है अनुपम, ये एफडीआई भी 2021 के बाद नीचे ही जा रहा है। अब 2 तरह की, ये आप अच्छी तरह जानते होंगे, एफडीआई एक तो वो होता है जो स्टॉक मार्केट्स में चला जाता है जो फॉरेन फंड इन्वेस्ट करते हैं, और दूसरा है जिससे भारत को कोई यहाँ पर फायदा होता है। हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं, यहाँ पे कंपनियां खुलती थी। जैसे आईटी हिंदुस्तान में प्रैक्टिकली एफडीआई से ही बढ़ा है। तो अगर आप ये ऑरेंज कर्व देखेंगे, ये वो वाला पार्ट है जिसमें कैपिटल फॉर्मेशन हुआ था, और ये भी बिल्कुल नीचे आ गया है 2021-22 में आने में। और आखिरी स्लाइड में दिखाऊंगा, मुद्रा का वित्त मंत्री ने बात की। मुद्रा लोन जितने भी दिए हैं मेरे ख्याल से 60-65% वो एनपीएस बने हुए हैं। ये राज्यसभा का क्वेश्चन का मैं यहाँ पे डेटा दिखा रहा हूँ। 2019 में ये एनपीएस इतने बड़े हो गए थे। तो नतीजा इस सब का ये हुआ है कि एक तो आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर सकते हैं, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है जैसे आईटी है, रिटेल है, इन सब में आप ये ग्राफ देख लीजिए। इससे यहाँ पर इंडिया में जॉब्स बनना तो दूर है, ले ऑफ्स बढ़ गए हैं। और आईटी में मैं जानता हूँ हैदराबाद में हर महीने ये खबर आती है किसी ने 100 निकाल दिए, किसी ने 50 लोग निकाल दिए।
तो इसमें आनंद मैं आपका चाहूंगा कि थोड़ा इस डेटा पर भी दीजिए कि जो वित्त मंत्री ने कहा है जो असलियत है वो उसमें आपको क्या फर्क लग रहा है आनंद? नहीं, मैं थोड़ा अनुपम आपकी बात को, क्योंकि सोल्यूशन को आज ढूंढने की कोशिश की जाएगी, मेरा एक अनुपम से भी एक मतलब जैसे मैं समझता हूं उसको शेयर करना चाह रहा हूं, एंड आई वांट अ कमेंट फ्रॉम अनुपम और अजय, आप दोनों लोगों से। देखिए, ऐसा है कि ये पहले अंडा की पहले मुर्गी ये वाला हरदम लगा रहेगा। आपके पास पैसा नहीं तो आप कहेंगे भाई एजुकेशन हम कहां से दें, एजुकेशन। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि देश में एजुकेशन से ही सारी चीजें ड्राइव होंगी। ये हमने अपने देश में भी देख लिया। साउथ की स्टेट जहाँ पे एजुकेशन लेवल ज्यादा है, उनकी प्रोग्रेस ज्यादा है, उनका हेल्थ पैरामीटर्स बेटर है, उनके सारे पैरामीटर्स बेटर है। लेकिन जो दूसरी एक मुझे अहम बात समझ में आती है, मैं पब्लिक सेक्टर बैकग्राउंड से हूं, अनुपम पब्लिक सेक्टर बैकग्राउंड से। आज जब ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने को, R&D करने के लिए या ट्रेन करने के लिए हम लोग रिलक्टेंट है प्राइवेट सेक्टर, देयर इज नो डाउट अबाउट, हम सब लोग। और आज आप किसी बैंकिंग इंडस्ट्री के जो टॉप वो हैं, हम पर्सनल घरेलू बैंकिंग को नहीं बोल रहे, लेकिन जो एक प्रोफेशनल है वो सबका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं पिछले 20 सालों में वो पब्लिक सेक्टर के थ्रू आए। यू टेक ArcelorMittal, स्टील अथॉरिटी के जो बेस्ट ऑफ बेस्ट थे उनको ArcelorMittal हायर किए थे। उनके एक समय 20-22 उनके प्लांट्स थे, वो सब वाज हेडेड बाय स्टील अथॉरिटी में, एवरीवन। तो टिस्को के लोग नहीं जाते थे वहां, जिंदल स्टील नहीं जाता था। मेरा सिर्फ कहना यह है, जो जिस बात को मैं एम्फसाइज करना चाह रहा हूं, कि इस तरह का रोल आप सरकारी इन्वायरमेंट पे दे सकते हैं जहां पे दो चीजें हैं, आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, आपके एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्राइटेरियाज कि भाई आपके यहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं, आपकी एक नजर जरूर रहती है आपके प्रॉफिट उस पर कि कितना प्रॉफिट कितना कम ज्यादा हो रहा है। लेकिन साथ साथ R&D का बजट केवल वही हो सकता है। नाउ पिछले जो मुझे चिंता हो रही है कि पिछले, और खास करके पिछले 10 सालों में जो आपने पब्लिक सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर में बने बनाए उनको आपने ट्रांसफर करना शुरू किया है, दैट इज वरिंग। क्योंकि ये हम सबको पता है कि प्राइवेट सेक्टर वाले R&D या इसमें पैसा नहीं देंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरमैन जिसके पास 40 साल का अनुभव है, वो रिटायर होती हैं और कूलिंग ऑफ पीरियड से पहले ही उनको रिलायंस हायर कर लेता है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि बातें इस पक्ष में भी शायद मैं देखता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी को एग्जिस्टेंस की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप केवल पब्लिक सेक्टर करिए, आपके पब्लिक सेक्टर के साथ साथ आपका प्राइवेट सेक्टर में रहेगा, तभी वो को एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि पब्लिक सेक्टर का एनवायरनमेंट दूसरा है, उसके शायद ऑब्जेक्टिव्स और उसके लक्ष्य दूसरे होते हैं अदर देन प्रॉफिट। प्राइवेट सेक्टर में येन केन प्रकरण आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में देख लिया, आपको क्या कोई पब्लिक सेक्टर का नाम दिखा कहीं? लेकिन पब्लिक सेक्टर का नाम आपको पीएम केयर फंड में दिख जाएगा कि वो जो सार्वजनिक नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ इस बात को इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूं, अनुपम आपसे समझना चाहता हूं, जो एक हम लोगों का अंधा है ना, नहीं नहीं ये पब्लिक सेक्टर वाले क्या, मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंसिंग की जरूरत है। अंधाधुंध आप मत बेचिए। आप ठीक है, आपको कुछ ऐसा लगता है मेक अ पैकेज की कहीं कोई, लेकिन आप जो आपके अच्छे सेक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, जो हु आर परफॉर्म, आप उनको अंधाधुंध बेचने के चक्कर में क्यों पड़ गए? अनुपम। So good. Now I'll point out a few things. अजय ने एक स्लाइड दिखाई जहां पे इन्होंने दिखाया कि startups have not succeeded to the extent that they should have. Foreign direct investment कम हो रहा है, मुद्रा लोन्स में डिफॉल्ट रेट ज्यादा है, कैपिटल जनरेशन नहीं हो रहा है, कैपिटल एनहांसमेंट नहीं हो रहा है कंट्री में। पहले उन 3-4 पॉइंट पे मैं एक जल्दी से बता दूं। स्टार्टअप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो, और फॉर योर इंफॉर्मेशन, मेरा लड़का जो कि विदेश में एक बहुत आईवी लीग से पढ़ा हुआ है, उन्होंने आके यहाँ पे स्टार्टअप किया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गवर्नमेंट इंटरवेंशन, वो जाता नहीं है, and the number of approvals that you require and the administrative job that you need to do, the administrative reporting you have to do, वो इतना बड़ा इनहिबिटर है कि आप अपने कोर कॉम्पिटेंसी से हटके इन चीजों के लिए ज्यादा परेशान होने लगते हैं।
तो पहला तो जहां तक स्टार्टअप है, आई थिंक वो बड़ा डंका बजाते हैं कि हमने 1 लाख स्टार्टअप हो गए, 100 जो है हमारे यूनिकॉर्न हो गए। These are exceptional cases। 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन में ये एक बहुत छोटा सा डेटा है, बहुत छोटा डेटा पॉइंट है। दूसरा, जहां तक मुद्रा लोन का सवाल है, जहां डिफॉल्ट्स बढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल में ये काफी सिमिलर है टू द लोन मेला which used to happen earlier। Whenever banks are forced to divert money to a politically important scene, the rate of default usually is high. We have experienced it in the past, we are experiencing it again. Though some of the entrepreneurs or self-employed have really gained from this, but that should have been qualitatively better than it is. Now, थर्ड फैक्टर जहां पे आप कह रहे हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, उसमें आपकी आईटी सर्विसेज हैं, जहां पे अगर आप देखिए आईटी सर्विसेज में आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं। आपने कोई भी एक प्रोग्राम या कोई भी एक सॉफ्टवेयर ऐसा डेवलप किया होता जो दुनिया में जिसकी धूम होती, मान लिया गूगल बनाया होता है या आपने Amazon बनाया होता है या कोई भी एक ऐसी चीज, वहां पे आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यू आर रिलायबल, यू हैव द वर्कफोर्स। उसका रीजन है वर्कफोर्स जो है वो नंबर ऑफ आवर्स इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, बट इंडिपेंडेंट थिंकिंग के लिए स्पेस कम है उस इंडस्ट्री में भी, जहां पे आप नई कोई चीज जनरेट करिए। जहां तक मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है, अगर आप देखिए तो जितना भी एफडीआई है, that is devoted to assembly lines. There is no pure manufacturing which is happening here. We are only assembling. चाहे आप एप्पल को देख लीजिए या ऑटोमोबाइल्स में देख लीजिए, वो जरूर कहते हैं कि उससे हमारा इंडिजिनस कंपोनेंट बढ़ना चाहिए। वो बढ़ता है धीरे धीरे, but does not create so much employment. Now the other factors. One is जो कि मैं अपने यूरोपियन एक्सपोजर से कह सकता हूँ जल्दी से, कि आपका जो हायर स्टडीज का कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा चेंज करना होगा, क्योंकि वोकेशनल ट्रेनिंग एक अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है टू क्रिएट हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और हर एक बच्चे को ये नहीं बताना चाहिए कि अगर तुम हायर एजुकेशन में नहीं जा पाए तो तुम इनकॉम्पिटेंट हो। So that is as far as education, and in Germany, just as an example, at the level of 4th standard, they decide whether you are capable for going for higher education or not. Otherwise, you go into the vocational stream, and both of them earn equally well and live equally well. R&D पे मैं बहुत आक्षेप नहीं करूँगा, but that is a very infirm part of us. हम उसमें invest नहीं करना चाहते. Last is, as far as Anand and me are concerned, we have both been beneficiaries of PSUs. The main attraction for people to go for government jobs is कि वहां पे आपको trained होना जरूरी नहीं है। गवर्नमेंट जो है बहुत सारा पैसा, बहुत सारे अपने रिसोर्सेज आपकी ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट कर देती है कि आप एक बार आपकी नौकरी लग गई, फिर वो ट्रेन करेंगे, फिर आप सीखते रहेंगे अंदर आके, जो कि नॉर्मल प्राइवेट इंडस्ट्री या जो मल्टीनेशनल्स हैं वो बहुत करने को तैयार नहीं है। तो आपका एम्फेसिस ऑन गवर्नमेंट जॉब्स इज प्राइमरली ड्रिवन फ्रॉम दिस, देन आपका एक सोशल स्टेटस उससे लिंक्ड है, तो वो आपका बहुत बड़ा एक एसोसिएशन होता है। दूसरा जो है कि आपको जो अभी नजर आ रहा है, जो पीएसयूज में जो डिसएडवांटेज है, एडवांटेज तो है जो आनंद ने कहा कि उनका जो ट्रेन मैन पावर है वो ही सारी पिक करी जाती है बाय मल्टीनेशनल्स और बाय प्राइवेट इंडस्ट्री, बिकॉज दे आर सो वेल ट्रेन्ड। The other factor which is dissuading the younger generation in getting into public sector, जो अच्छी पढ़ी लिखी जो जनरेशन है वो पब्लिक सेक्टर में जाने से इसलिए कतरा रही है क्योंकि वहां पे वर्क एनवायरनमेंट बहुत प्रोफेशनल नहीं है। उनको उसमें बहुत सारे और कंसिडरेशंस अंदर आ जाते हैं, जिसमें पॉलिटिकल भी हो सकता है और भी चीजें हो सकती हैं। इट इज नॉट वेरी प्रोफेशनली ड्रिवन। So just to comment on all the points which were raised here. Yeah.
या आनंद, मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं। 82 से लेकर 2018 साल में सीएमसी में ही काम किया हूं, जो उस समय पब्लिक सेक्टर थी। वो बाद में प्राइवेटाइज हुई है और टाटा ग्रुप में मर्ज हो गई थी। आपने जहां तक पीएसयूज की बात की, ये बिल्कुल सही है। अगर आप देखेंगे, मैं कंप्यूटराइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकता हूं, जब मैंने ज्वाइन किया तो दो ही कंपनीज उस समय थी, ईसीआईएल और सीएमसी। ईसीआईएल हार्डवेयर बनाती थी, सीएमसी सॉफ्टवेयर के उसमें थी, और उस समय काफी अच्छा काम हुआ है। एक मैं आपको केस बता दूं, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम 1984-85 में वो सीएमसी ने बनाया था, जिससे रेलवे की शक्ल उस समय बदली गई थी। खैर, पीएसयूज की एक और मैं आपको इंस्टेंस बता दूं, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, जितनी भी रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स में टॉप मैनेजमेंट है, वो सब इंडियन ऑयल और इंजीनियर्स इंडिया से वहां पर गया हुआ है। तो एक बेस रहना बहुत जरूरी है, चाहे उसकी थोड़ी बहुत हमें कीमत देनी पड़े। पीएसयूज को बेचना ये बहुत ही गलत बात है। और अगर आप वैसे बात करें तो इसरो भी एक पीएसयू है, आपने उसे डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, बट इट्स आल्सो इक्विवेलेंट टू अ पीएसयू, जो कि बहुत स्टेलर काम कर रहा है। आनंद, ये मैं अनुपम और अजय दोनों से, देखिए ऐसा है कि ये शायद मैं जब पीएसयू में काम करता हूं तो मेरा प्राइवेट सेक्टर कॉम्पिटिटर हो सकता है, लेकिन समवन जो पॉलिसी मेकिंग पे बैठा है उसको ये समझना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर के लिए पीएसयू से यू कैन गेट द बेस्ट पर्सन। तो डोंट मेक इट एज अ कॉम्पिटिटिव थिंग, दे विल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। आपके यहाँ डायरेक्ट लोग वहां नहीं आएंगे अगर आप बेहतर, जो हम सब लोगों ने सारी ट्रेनिंग हमारे पीएसयूज ने दी, मालूम नहीं कितना पैसा खर्च किया होगा उससे। खैर, मैं अनुपम की दो चीजों पे, और अजय आपने जब सीएमसी का वो कर लिया, तो मैं इन दो चीजों पे दर्शकों का ध्यान भी और आप लोगों का ध्यान भी। सीएमसी वाज वन सरकारी कंपनी जिसका वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। आपने उसको क्यों बेचा ये नहीं समझ में आया, क्योंकि इस देश में आज जब दुनिया कह रही है कि अगला जो युद्ध होगा वो बॉर्डर पे नहीं होगा, अगला जो भी युद्ध होगा दो देशों के बीच में वो सॉफ्टवेयर में होगा, वो डेटा में होगा, वो वहां पे आपको आपने अभी देखा था कि एम्स में सारा उन्होंने डेटा ही हैक कर लिया था। वो इस तरह की चीजें करेंगे। मुझे एक चीज, मतलब कभी कभी आप देखिए तो आपको ताज्जुब होता है। मैं एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, अजय उसमें रेगुलर पार्ट करते रहते हैं। अब कभी हमारा बहुत अच्छा चलता है, कभी आपको दिखता है कि इसको रोका जा रहा है। मैं पॉलिटिकल चैनल चलाता हूं तो इसलिए वो समझ में आता है कि भाई ठीक है, किसी को कुछ नहीं अच्छा लगा तो उसको। एक अजीब सी चीज है जो अनुपम कह रहे हैं कि हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, हमारे पास आज एक भी मीडियम नहीं है। वी हैव अ जीरो मीडियम ऑन विच वी कैन गो ऑन सोशल मीडिया। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय अमेरिका, एवरीथिंग। आप इंस्टा ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, यूट्यूब ले लीजिए, आप व्हाट्सएप ले लीजिए, आपके हाथ में कुछ नहीं, कुछ नहीं। और ये समझना इस देश को जरूरी है। चाइना ने गूगल नहीं लिया है, चाइना ने अपना डेवलप किया। चाइना में यू कैन नॉट यूज गूगल। आपके देश में जब तक ये बात नहीं आएगी, आपने कू बनाने की कोशिश की थी, आपको लगा था कि नहीं कू आप कर रहे थे, और सारे सरकारी लोग कू करने लगे थे, मोदी जी उसको ड्राइव कर रहे थे। क्यों अपने लोगों के साथ क्यों झूठ बोला जाता है? क्यों नहीं इस देश में आज ये अमेरिकन डिसाइड करता है, कोई गोरा डिसाइड करता है कि मेरा चैनल 10 लोग देखेंगे कि 100 लोग देखेंगे? ये दे आर डिसाइडिंग। देयर इज नथिंग जो हमारे या आप क्या किसी के हाथ में। नंबर 1। नंबर 2, जो अनुपम ने एक और बात कही, असेंबली लाइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ भी कर सकते। मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया, इसमें जमीन आसमान का अंतर। आज इस देश में ये सबको समझने की चीज है। हमारे गडकरी जी कह रहे हैं कि अगले 4-5 साल में वी विल बी द लार्जेस्ट कार प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। आज शायद हम तीसरे नंबर पे हैं, अगर मुझे जितनी जानकारी है, यूएसए और चाइना के बाद। आपको सुन के ताज्जुब होगा, इस देश में एक कार का इंजन नहीं बनता, एक जो इंडियन इंजन वी असेंबल, उसमें हम मास्टर हैं। वहां लाओ सबको जोड़ो, और फिर एक किर्लोस्कर था, उसको आपने मार दिया। देयर इज अ जीरो कार इंजन which we make in it। आप अपना करते रहिए, आप वहां से सामान ले आइए, उसको इधर उधर करके फिट करके भेज दीजिए। आप
मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि देश को समझना होगा। आज एक और पक्ष है अनुपम, विच इज वेरी हार्टनिंग टू नो। दुनिया की जो जीडीपी है उसका मेरे पास तुरंत की डेटा नहीं है, लेकिन मैं अंदाज से बोल रहा हूँ 2-3% का हियर एंड देयर। अमेरिका और चाइना करीब करीब वर्ल्ड जीडीपी का 20-20%, 18-20% वो कंट्रोल करते हैं। मेरी जो जानकारी है हम 3-4% कंट्रोल करते हैं। आप कहीं मैच नहीं। ये सब झूठ बोलने वाली बात है कि चाइना को हम उड़ा देंगे और लाला, यू आर नो मैच। ये आप आज सारी ताकत इकोनॉमी की है। आप अपना करते रहिए कि नहीं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। 18-20% वर्ल्ड की जीडीपी को कंट्रोल करने वालों के सामने 3% वालों की कोई औकात नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी देरी नहीं हुई है। इट इज द राइट टाइम कि आप अगर अपनी मैन्युफैक्चरिंग को नहीं करेंगे, अपने इंडिजिनियस उसको अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, वो जो अनुपम ने कहा वो इज्जत नहीं देंगे। कितने इंजीनियर्स हैं जिन्होंने यहाँ करने की कोशिश की और फिर वो ठक हार के चले गए। हमारे आपके घर में लोग, नो वन वांट्स टू वर्क इन अमेरिका। अमेरिका में सब कुछ जितना कह लिया, आपके और हमारे घर के बहुत से बच्चे, लेकिन यहाँ उनको आके लगता है कितने बाबुओं के पास आप धक्के खाएंगे। मेरे यहाँ जीएसटी का वो इंस्पेक्टर आया, मुझे यूट्यूब से इनकम होती है, वो आया, उसने कहा अरे आप तो रिटर्न। हमने कहा भाई मैं जो मेरे पास डॉलर में जो पैसा आता है उसका मुझे टैक्स एग्जम्प्टेड है। क्या नहीं, तब तो आपका ऑडिट होगा। मतलब मुझे सुबह से शाम तक, चाहे वो बिजली इंस्पेक्टर हो चाहे वो जीएसटी इंस्पेक्टर हो, मुझे कम से कम 8-10 इंस्पेक्टर आके करते हैं, और मैं जब घूस देता हूं तो वही इंस्पेक्टर साहब मेरी बुक भी बना देते। सिस्टम इज वेल डिफाइंड। तो मुझे लगता है अनुपम कि ये जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो लीडरशिप है वो कम से कम इन समस्याओं को तो समझे। मुझे ऐसा लगता है कि लीडरशिप को इन समस्याओं का अंदाज ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। वो राम मंदिर और इसमें उसमें जुटी हुई है। They are just don't know where we are heading. आनंद, a good question. Actually आपको एक डेटा पॉइंट देता हूं मैं। I don't know सबको ये मालूम है कि नहीं मालूम है। जब कोविड हुआ, one of the major reasons as to why we could get a vaccine quickly, आज को of course AstraZeneca पे controversy हो रही है, but one of the major reasons why we could save, अभी कुछ लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं, कुछ मर रहे हैं फॉर अननोन रीजंस, बट जितने बचे उसके प्रोपोर्शन में जिन लोग को नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ कम है, बहुत कम है। जो बचे वो इस कारण से बचे क्योंकि अमेरिका में mRNA वैक्सीन आने के लिए या ऑक्सफोर्ड में रिसर्च होने के लिए, जहां पे ये वैक्सीन पे रिसर्च हो रही थी, जहां पे उसमें mRNA टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी 20 बिलियन US डॉलर हैड बीन इन्वेस्टेड विदाउट अ पेनी ऑफ रेवेन्यू। और जब जैसे ये कोविड हिट हुआ, विद इन 2 months दे कुड से कि हमारे पास ये पूरी टेक्नोलॉजी तैयार है, द टेक्नोलॉजी वाज टेस्टेड, विद इन द फर्स्ट 5-6 months वी हैड अ वैक्सीन व्हिच इज अ मार्वल। क्यों? क्योंकि दोनों ऑक्सफोर्ड और जो एजेंसी mRNA पे काम कर रही थी, इनको इतनी सारी फंडिंग अवेलेबल थी, बोथ फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फ्रॉम द प्राइवेट स्पेस। लोग उस चीज की इज्जत करते हैं। जो R&D जो आप कह रहे हैं, लोग उसकी इज्जत नहीं करते। हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कोई एम्फेसिस नहीं है, बिकॉज वन, एक तो उसकी रेपुटेशन नहीं है, कोई आपको उससे खिताब नहीं मिलने वाला है, और दूसरा इंसेंटिवाइजेशन नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई इंसेंटिवाइजेशन नहीं है। आज को अगर मैं फिर से वापस बताऊं, अपार्ट फ्रॉम दिस एग्जांपल, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा यूरोप उठ के खड़ा हुआ सिर्फ इसी बूते पे, दैट दे इंसेंटिवाइज देयर इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस गुड्स विच आर ऑफ ग्लोबल क्वालिटी। नहीं तो खत्म हो चुके थे, दे हैड गॉन कंप्लीटली फ्लैट। जर्मनी वगैरह तो बिल्कुल फ्लैट हो गया था, तो उन्होंने इंसेंटिवाइज किया। अगर हम लोग सब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इतना बड़ा कोई डिजास्टर हो जहां पे हमारी आंखें खुलने लगे कि अब हमें कुछ करना है, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जब हमें मालूम है कि ये डेटाबेस हमें अवेलेबल है, फिर हम क्यों नहीं उस डायरेक्शन में कुछ कर रहे हैं, वो मुझे भी नहीं समझ में आता। जी,
आनंद, लास्ट सेक्शन में मैं चाहूंगा कि बैक टू निर्मला सीतारामन कमेंट कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है 40 करोड़ के करीब हमारे यहाँ लेबर फोर्स ऐसा मानी जाती है, और उसमें अगर 8-7-10% अनएम्प्लॉयड हैं तो बहुत बड़ा फिगर है। 2.5-3 करोड़ लोग इस समय परेशान हैं। तो इस बारे में क्या हम अपने पिछले 10 साल से सीख सकते हैं, और क्या जहां हम गलत गए, और ये बहुत ही पुअर लोग हैं, ये 2-2 2.5 किलोमीटर चले जाते हैं घर से काम करने में। यहाँ की बात बता दूं, पिछले 5 साल में हैदराबाद में जितना यूपी और बिहार से लेबर आया है वो पहले नहीं आया। अब मेरे ये डर लगता है कि अगर इसी तरह से आते गए तो ये एक सोशल प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे जो लोकल लोग हैं, यहाँ पे सुस्त लोग हैं, नहीं करते काम, बट बाहर से जब लोग आएंगे तो धीरे धीरे ये इश्यूज आने लगते हैं। तो हमने क्या गलत किया और क्या अब हम ठीक कर सकते हैं? आनंद। नहीं, मैं इसका बहुत सीधा इसका कोई बहुत मुश्किल आंसर नहीं है। पहला चीज यह है कि जो हमारे लेबर जाते हैं वो रिसोर्स है। उस पंजाब का एग्रीकल्चर सेक्टर, महाराष्ट्र और कर्नाटका और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो है वो खड़ा हुआ है इन माइग्रेंट लेबर्स के ऊपर। तो लेटस, एक तो यह है कि आज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी स्टेट इनको अपने रिसोर्स के रूप में देख रहे हैं। बीआरएस वहां हार गए, वो अलग बात है, लेकिन तेलंगाना वाज वन स्टेट जहां पे माइग्रेंट लेबर के बीच में चीफ मिनिस्टर ड्यूरिंग कोरोना आके उसने उनके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन किया था। ये हम सब लोगों को याद है। तो मेरा कहना है कि अब शायद वो जमाना चला गया जब एक होता था कि महाराष्ट्र में तो भैया जी हैं, पता है कि भैया जी के बिना महाराष्ट्र चलेगा नहीं। तो दे ऑल्सो इज एक्सेप्टिंग एज अ रिसोर्स की जो भाई लेबर यहाँ से आएगा, ये यहाँ पे है और हम सब लोग मिलकर इसको काम करेंगे। तो वो वाला क्लैश वाला पार्ट इज ओवर। जो मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो पार्ट अनुपम कह रहा है कि द डिसीजन मेकर्स जो भी इस देश के डिसीजन मेकर्स हैं, उनको मेरे हिसाब से गांधी जी ने आज से 100 साल पहले इसका नुस्खा दिया था। उसका नाम था अंत्योदय। उन 40 करोड़ लोगों को ध्यान में रख के आप अपनी पॉलिसीज बना लीजिए, बी इट एनी पॉलिसी, बी इट एजुकेशन पॉलिसी, बी इट हेल्थ पॉलिसी। आप अगर उन 40 करोड़ लोगों को ध्यान में रख के अपनी पॉलिसी बनाएंगे तो उस पर बाकी लोग अपने आप कवर हो जाएंगे। मुश्किल क्या हो रही है कि जब आप जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं, और मैं व्यक्तिगत बात को मैं इस समय सार्वजनिक नहीं कर रहा हूं क्योंकि जिन लोगों के साथ मेरी बात हुई थी वो उचित नहीं होगा उनके लिए। जम्मू कश्मीर में कहा जा रहा है कि लोग नहीं आए बाहर से इंडस्ट्री लगाने, तो कहा गया कि प्लॉट साइज को बड़ा करो, कम से कम 200 500 एकड़ करो, तो अडानी जी को बेचा जाएगा और अंबानी जी को बेचा जाएगा। ये पॉलिसी नहीं चलेगी। अडानी जी आज दुनिया के दूसरे बड़े आदमी होने के बाद भी 18-20 हजार लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट देते हैं। इस देश में आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा। आप आज करिए, कल करिए, परसों करिए, लेकिन आप बिना एम्प्लॉयमेंट। तो मेरा जो मुझे ऐसा लगता है कि वी हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स, वी हैव ऑल द रिसोर्सेज, पीपल सिटिंग एट टॉप, जो डिसीजन मेकर्स, जो नीति निर्धारित करते हैं, उनके चश्मे का नंबर जरा ठीक होने की जरूरत है। अजय अनुपम, wrapping up comments from you on the unorganized sector, और हम क्या कर सकते हैं जल्दी से जो कि ये नौकरियां बढ़े? So दो बहुत critical factors हैं अजय, which I can keep repeating. One is the social aspect of it. The second is the training aspect, the skilling part of it. जितना भी migrant labor है, today I'll tell you globally, the globe is looking towards the workforce available in India and China because they need workforce globally. हमें इंडिया में भी स्टेट वाइज जरूरतें हैं, जहां पे स्टेट का आदमी नहीं शायद सफिशिएंट हो रहा है तो बाहर से आना जरूरी है। अब इस वर्कफोर्स को माइग्रेशन is probably the most important aspect of our social fabric now, which has political implications in the sense that आपको अपने वर्कफोर्स को दो तरह से ट्रेन करना पड़ेगा। एक तो कल्चरली, दूसरा स्किलिंग टेक्निकली। तो ये दो अजम्पशंस आज को जितना भी हमारा वर्कफोर्स माइग्रेट हो रहा है वो है जो अपने ट्रेडिशनल स्किल सेट को वहां लेके जा रहा है और उन ट्रेडिशनल स्किल सेट्स को यूज करके काम करता है।
उसका मॉडर्नाइजेशन हुआ ही नहीं है। तो एक तो वो है। दूसरा कल्चरल इंटीग्रेशन इन द सेंस, मैं अपनी इन्फॉर्मिटी बता दूं, मैंने 28 साल जर्मन बैंक को हेड किया, जिसका सारे बेनिफिट्स लिए। मैंने जर्मन लैंग्वेज सीखने की कोशिश करी, लेकिन उसमें प्रोफिशिएंसी हासिल नहीं करी। लैंग्वेज, social norms, social expectations are an important and integral part of labor migration. अब आप अगर उसको बाहर के देशों के हिसाब से मत देखिए, अपने ही देश में देखिए, तो जब यूपी का आदमी महाराष्ट्र जा रहा है या तमिलनाडु जा रहा है या कर्नाटक जा रहा है या आंध्रा आ रहा है, व्हाटएवर, उसको वहां के एक्सपेक्टेशंस में खरा उतरना पड़ेगा। नहीं तो वो हमेशा जो है वो नकारात्मक तरह से देखा जाएगा। काम करेगा क्योंकि वहां के आदमी को जरूरत है उसकी, लेकिन हमेशा थोड़ी सी हीन भावना से करेगा। उसको अपग्रेड करने के लिए ये दो चीजें बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। राइट। आनंद, योर क्लोजिंग कमेंट्स? नहीं, मैंने फिर कहा कि मतलब जो आज की तारीख में दुनिया ही नहीं, हम सब लोगों को जो भी नीति निर्धारित है, जो भी पॉलिसी मेकर्स है, हम सब लोग उनकी तरफ देखते हैं, क्योंकि हम सब लोग के इंडिविजुअल उससे कोई एक किसी उससे नहीं होगा। जो देश के लेवल पे डिसीजन लेगा उसकी दृष्टि साफ होना मेरे ख्याल में बहुत ही आवश्यक है, और तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। उसका हो सकता है कि भाई मैं एक नाम बार बार ले लेता हूँ, मनमोहन सिंह की हो सकता है 50 खामियां हो, लेकिन देश एक मुश्किल दौर में था जब उन्होंने टेक ओवर किया था, स्पेशली जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। आई एम टॉकिंग ऑफ 92, 93, 94, 95, 96, 97 वो, और वहां से उन्होंने खींच के देश को कहीं बाहर निकाला। तो वी नीड स्पेशलिस्ट फॉर सर्टेन जॉब्स, बट ऑन द सेम हैंड वी नीड डाई हार्ड पॉलिटिशियंस जिनको आम जनता की दुख दर्द और जरूरत समझ में आती हो, और इसके ब्लेंड के साथ ही आप आगे चल सकते हैं। चश्मे का नंबर, जैसा मैंने फिर कहा, आपको रीएडजस्ट करना। जी, मैं इसको जो जनरली बोलता हूँ, वी नीड गवर्नेंस बियॉन्ड द स्लोगन्स। अब नारेबाजी से नहीं काम चलेगा, एक्चुअल गवर्नेंस की जरूरत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अनुपम, आनंद। इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।